बहुत साल से पूरा तन बदन कपा देने वाली ठंड भानगढ़ गांव में नहीं देखी थी। उत्तर की हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था पूरा गांव जम जाएगा। ऊपर से घना कोहरा भी छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि यह कोहरा और ठंडी हवा एक भयंकर सर्दी को बुला रहे हो। सड़क के एक कोने में एक दुकान थी। हलदर काका की चाय की दुकान के सामने रोज की तरह आज भी आग जलाई गई थी और उसके पास 2 आदमी बैठे आग ताप रहे थे। दारा अंसारी और भोंजू मनन्ना वही लोग थे और हलदर काका भी बीच बीच में आकर बातों में शामिल हो जा रहे थे। समझे भजू भाई, इस बार की सर्दी बहुत ज्यादा होने वाली है। मैंने रेडियो में सुना था। क्या बात कर रहे हो? ये ठंड में ऐसे ही जान निकली जा रही है और ज्यादा भयानक हो गई। भगवान ही जाने किस किस के नसीब में क्या लिखा है। याद है करीब 5 साल पहले कैसी ठंड पड़ी थी। उस बार तो ठंड की वजह से लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। आंगन के पेड़ों से सारे पत्ते गिरकर पेड़ बिल्कुल सूखते चले जा रहे थे, पर पूरी रात सब लोग कपकपाते रहते थे। हाँ, इस हड्डी कंपाने वाली ठंड में घर के अंदर रहो या बाहर, दोनों एक बराबर हैं। टीन की छत के छेदों से और पतली दीवारों से हवा ऐसे घुसती है कि बस क्या ही बताऊं। एकदम सही कहा। हमारे लिए तो भैया लकड़ियां ही सहारा है। उन्हें ही जलाकर थोड़ी बहुत गर्मी हमें मिलती है। इन्हीं कड़ाके की सर्दी में कितने लोग मर भी जाते हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतनी गर्मी में तो कोई नहीं मरता और ये ठंड है कि लोगों की जान ले लेता है। गर्मी तो हड्डी तक नहीं पहुंचती, लेकिन ठंड उससे भी ज्यादा भयानक है भोंजू भाई। खासकर बूढ़े लोग वह तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इंसान कितना असहाय है प्रकृति के सामने। सिर्फ प्रकृति के सामने नहीं, इंसानों के सामने भी इंसान बहुत असहाय है। मतलब हलदर काका, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम्हारी बातें सुनकर एक पुरानी घटना याद आ गई। कैसी घटना हलदर काका? क्या इस ठंड से कोई संबंध है? नहीं, ठंड से सीधा कोई संबंध नहीं, लेकिन उस रात भी ऐसी ही कंपाने वाली ठंड थी। तब मेरी उम्र भी कम थी। क्या हुआ था उस समय, बताइए हलदर काका। अब तो और जानने का मन कर रहा है। यह घटना एक दूसरे गांव की है, समझे? अरे बताइए ना हलदर काका, अभी तो हमारा कोई काम भी नहीं है। कहानी सुनते सुनते समय भी निकल जाएगा। और वैसे भी पुराने दिनों की बातें सुनना अच्छा लगता है। ये कोई अच्छी लगने वाली घटना नहीं है, यह तो बहुत भयानक घटना है। अच्छा ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रहे हो तो सुनो, पर यह कहानी तुम्हारी रात की नींद उड़ा सकती है। अरे हम क्या छोटे बच्चे हैं? काका आप शुरू कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। दुकान के बाहर कोहरा और भी घना हो गया था। ठंडी हवा का जोर और भी ज्यादा बढ़ गया था। विश हलदर गला साफ करके अतीत में डूबने लगे। ये बहुत पुरानी बात है। बेहड़पुर ग्राम में उस साल एक नया स्कूल मास्टर आया था। दीप नारायण पाठी वो शहर से आया था और गांव की किसी भी चीज से अभी तक वाकिफ नहीं हुआ था। उसके गांव में आने के अगले ही दिन से शुरू हो गई हड्डी कंपा देने वाली ठंड और हर तरफ फैला हुआ कोहरा, कच्ची सड़कें, खेत खलिहान, सब जगह बस ओस और कड़क ठंड थी। स्कूल से लौटते लौटते शाम हो गई और अब उसे इस कड़कड़ाती ठंड में सुनसान कच्चे रास्ते से होकर घर जाना था। उफ, ये ठंड
काश एक मोटा चादर खरीद लिया होता तो कितना आरामदायक होता इस ठंड में। ठीक उसी समय दीप नारायण के बिल्कुल पास पता नहीं कैसे अचानक एक आवाज उभरी। एक बुजुर्ग जतुन काका की। उन्होंने 1 साल ओढ़ रखी थी। दीप नारायण उम्र में उनसे बहुत छोटा था, फिर भी जतुन काका उसे आप कहकर सम्मान देते थे। मास्टर जी, सुनसान जगह पर कहाँ जा रहे हो? अरे जतुन काका, यही मैं स्कूल से ही घर लौट रहा था, लेकिन इस कोहरे में तो रास्ता दिशा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी घर ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा इस समय अकेले निकलना ठीक नहीं है। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, सच में धन्यवाद काका। आप ना होते तो आज बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। जतुन काका के साथ दीप नारायण कच्चे रास्ते पर चलने लगा। चलते चलते वे एक बड़े सुनसान पड़े धान के खेत के पास पहुंचे। चारों तरफ घोर अंधेरा, और जब कोहरा थोड़ा हटता खेत की आकृति धुंधली धुंधली दिख जाती। अचानक दीप ने देखा धान के खेत के ठीक बीच में कोई काला साया खड़ा है। काका वो देखिए, इतनी ठंड में खेत के बीच कौन खड़ा है? मास्टर जी, उधर मत देखिए, चलें, जल्दी चलें यहां से। लेकिन तभी उस मैदान के बीच खड़ा काला साया भारी और गहरी आवाज में बोला, जमीन के किनारे कौन है रे? काका कौन है वहां? किसने बोला? ये जो खेत के बीच खड़ा है वही बोल रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल जवाब मत देना, बस मेरे साथ चलते रहो। पर कोई अकेला वहां क्यों खड़ा होगा? और इतनी ठंड में वो खेत में कर क्या रहा है? वो कोई आदमी नहीं है। अब और कुछ मत पूछो और याद रखना, इस खेत के पास कभी मत रुकना, रुकते ही बड़ा खतरा है। आप गांव में नए हो इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। जतुन काका की आवाज में इतना डर था कि दीप नारायण ने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अगली रात को दीपन नारायण बाजार से लौट रहा था। नए गांव में बाजार पहचानने और सामान खरीदने में देर हो गई थी। वापसी में वही धान का खेत फिर से सामने आ गया, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। आज कोई नहीं है। जैतुन काका बिना बेकार में इतना डरते हैं, इतनी छोटी बात को लेकर इतना हल्ला मचा देते हैं। लेकिन नहीं, यहां रुकना ठीक नहीं है। अब मुझे भी जल्दी निकलना चाहिए यहां से। जैसे ही वो घर की ओर मुड़ा, उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, क्योंकि उसने देखा ठीक उसके सामने वही काला साया खड़ा था। जमीन के किनारे कौन है? फिर आ गया तू, मेरी जमीन खराब कर दे। आप कौन हैं? मैंने कुछ नहीं किया। चुप, सब जानता हूं मैं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे मरना पड़ा। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको जानता भी नहीं। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। आज ही तेरी आखिरी रात है। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूं। दीप बिना 1 सेकंड रुके भागने लगा। ओस से भीगे रास्ते पर फिसलता हुआ भागता रहा। आखिर वह जतुन काका के घर के सामने जाकर गिर पड़ा। जब होश आया, दीपन नारायण ने देखा जतुन काका चिंतित चेहरा लिए उसे देख रहे थे। क्या हुआ मास्टर जी, आपकी हालत यह कैसे हुई? काका, मैंने फिर से उस आदमी को देखा। किसे देखा?
कौन लोग? वही खेत के बीच में वो आदमी मुझे मारने को कह रहा था। अगर मैं ना भागता तो मुझे वो मार ही डालता। मैंने आपको मना किया था कि आप उस खेत के आसपास भी मत भटकना। काका, मैं वहां रुकना नहीं चाहता था, लेकिन जो होना था हो गया। आप अब एक बहुत बड़े खतरे में हैं। कि क्यों, कैसे? और वो आदमी कौन था? वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हुआ था? मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो कोई इंसान नहीं है। उसका नाम है नफीसुद्दीन, और वो अब मर चुका है जिसे तुमने देखा। वो असल में नफीसुद्दीन की बेचैन आत्मा थी। यही गांव का एक किसान था। क्या हुआ था उसके साथ? फिर अब जतुन काका ने दीप को नफीस की पूरी कहानी बतानी शुरू की। यह करीब 3 साल पहले की बात है। इस गांव में एक बेहद गरीब किसान था जिसका नाम नफीसुद्दीन था। वह घनश्याम सोडा की जमीन पर मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाता था। उसकी पत्नी भी बहुत बीमार थी। नफीस दिन रात मेहनत करता, लेकिन घनश्याम सोढ़ा उसे गधे की तरह काम कराता था और कभी कभी समय पर पैसे नहीं देता था। एक सुबह नफीस घनश्याम के आंगन में पहुंचा। घनश्याम धूप में आराम से बैठा था। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। कौन से पैसे? तेरी मजदूरी तो मैं दे चुका हूं। नहीं, पिछले महीने की मजदूरी बाकी है। मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे दवा लेना है। तेरी बीवी बीमार है तो मैं क्या करूं? जा और काम कर, काम करेगा तब पैसे मिलेंगे। मैं दिन रात आपके ही जमीन पर रहता हूं, इससे ज्यादा काम कैसे करूं? बहुत ज्यादा बोल रहा है, निकल यहां से। एक पैसा नहीं मिलेगा। ये तो जुल्म कर रहे हैं आप मेरे ऊपर। तू मेरे ही जमीन पर काम कर रहा है, मेरा ही पैसा खा रहा है और बोल रहा है मैं जुल्म कर रहा। जा, अब निकल जा यहां से। उस दिन नफीस खाली हाथ दुखी होकर घर लौट गया। अगले दिन जब वह खेत पहुंचा, उसने देखा किसी ने पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। उसी समय घनश्याम सोडा अपने आदमी के साथ वहां आ पहुंचा। ये क्या हाल है मेरी फसल का? नफीस तूने किया है ना? नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो अभी आया हूं। छूट कल पैसे नहीं दिए थे, इसलिए गुस्से में तूने मेरी फसल नष्ट कर दी। विश्वास करिए, मैंने कुछ नहीं किया। घनश्याम ने अपने आदमी को इशारा किया। अरे तू क्या देख रहा है? इसे ऐसा सबक सीखा कि जिंदगी भर मेरी जमीन की ओर ना देख पाए। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कमजोर शरीर होने की वजह से वह इतनी मार सह नहीं पाया और धान के खेत में ही उसकी सांस टूट गई। उस दिन से नफीस की बेचैन आत्मा उसी खेत में भटकती है। जो भी खेत के पास जाता है वह समझता है कि वह आदमी फिर उसकी फसल बर्बाद करने आया है और वह हमला कर देता है। लेकिन काका जिसने नफीस को मरवाया, उसे कोई सजा नहीं मिली। पाप करके कोई बच सकता है क्या? घनश्याम सोढ़ा को उसके पाप की सजा मिली थी। नफीसुद्दीन की मौत के बाद उस जमीन में हर रात उसकी आत्मा दिखने लगी। डर के कारण घनश्याम सोढ़ा कभी उधर नहीं जाता था, लेकिन आखिर में उसी के अपने बेटे ने उसे मार डाला।
जमीन और धन दौलत के लालच में उसी संपत्ति के लिए जिसके लिए उसने एक निर्दोष आदमी नफीस की जान ली थी, वही संपत्ति उसकी मौत का कारण बन गई। और जिन लोगों ने वास्तव में घनश्याम की फसल नष्ट की थी, क्या वह पकड़े गए? नहीं। आज तक कोई नहीं जान सका कि वह काम किसने किया था, लेकिन लोगों का मानना है कि घनश्याम के अत्याचार से आसपास के गांवों के कई लोग परेशान थे। शायद उनमें से किसी ने गुस्से में उसकी फसल बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसका फल भुगतना पड़ा। बेचारे निर्दोष नफीस को। आपको यह सब इतनी बारीकी से कैसे पता है? क्या आप उस समय उस गांव में थे? हाँ, मैं उस समय वहीं था। एक काम से मेरे पिता गांव आए थे और मैं भी साथ आया था। इसी वजह से मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा। अब चलो उठो, रात काफी हो रही है। कुहासा और ठंड अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।